Hello and welcome. I am Nisha and today we are going to study about one of the major topic of CTET, growth and development. आइए जानते हैं growth and development के कुछ principles. जो हमारी development होती है वो दो patterns में होती है. एक होता है cephalocaudal, दूसरा होता है proximodistal. जो cephalocaudal होता है वो होता है head to toe and जो दूसरा वाला होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसका जो पैटर्न होता है वो होता है सेंटर टू आउटवर्ड. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो सेफालोकॉर्डल है उसमें जो हमारी ग्रोथ होती है वो सर से शुरू होती है और फिर पाँव तक जाती है. जैसे कि छोटे बच्चों में होता है, वो पहले अपना सर संभालना सीखते हैं, उसके बाद वो बैठना सीखते हैं सो दैट कि वो अपने कमर को बैलेंस करना सीखते हैं. फिर वो क्राउल करना सीखते हैं कि मतलब उनके घुटनों का वो बैलेंस करना सीखते हैं. और सबसे एंड में वो खड़ा होना सीखते हैं, मतलब कि उनका फीट पर कंट्रोल होता है. और दूसरी ओर है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल. उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट होती है. जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने हाथ हिलाते हैं बट किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, या फिर सोफिस्टिकेटली किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं. धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, मतलब कि उनका पहले हाथ पे कोहनी पे कंट्रोल आता है, उसके बाद फिर पाम पे, और उसके बाद कहीं एंड में जाके उनका उंगलियों पर ठीक तरीके से कंट्रोल हो पाता है. सो ऐसी जो डेवलपमेंट होती है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ होती है. Next point is development proceeds from general to specific responses. It means कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसमें हम सिंपल काम करना पहले सीखते हैं और कुछ स्पेसिफिक काम करना हम बाद में सीखते हैं. जैसे कि अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की ही बात करें तो शुरुआत में क्या होता है कि हम एक वर्ड या फिर दो वर्ड से ही अपना मैसेज जो है वो देना सीखते हैं. जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं खाना, भूख, ओके, एक या दो शब्द से ही वो अपना मैसेज देना सीखते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो अपने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देना सीखते हैं. फॉर एग्जांपल कि मुझे खाना खाना है या फिर मुझे मैगी ही खानी है खाने में, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये तो सबको ही पता है कि जो डेवलपमेंट है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट. जितने भी हमारे डिफरेंट ग्रोथ होती हैं वो अलग अलग रेट पर चलती है, मतलब कि अलग अलग स्पीड से हमारे अंदर होती है, और वो फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी की वजह से. आइए जानते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस. हिंदी में ग्रोथ को वृद्धि और डेवलपमेंट को विकास बोलते हैं. जैसे कि ये दोनों वर्ड हम कई बारी एक दूसरे के स्थान पर यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है. जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव होती है. क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि हम उसको मेजर कर सकते हैं. ग्रोथ में हमारे सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज, इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेट्रा. और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, मतलब कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम उसको नाप नहीं सकते. और जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी पूरी लाइफ स्पैन चलती ही रहती है, और हमारे जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और बाकी जो ह्यूमन ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पुराने फीचर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए फीचर्स को हम एक्वायर करते हैं. इन द सेंस कि जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा बेबी फैट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारा बेबी फैट खत्म हो जाता है. सिमिलरली जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे एक प्राइमरी सेट ऑफ टीथ होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो वो टूट जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेचॉरिटी के बाद आती हैं, जैसे कि हमारे सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे चेंजेस जैसे कि फेशियल हेयर भी आना शुरू हो जाते हैं. सो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. आइए जानते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में. सो यहाँ पर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है. फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड इज कोग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, फोर्थ इज लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फिफ्थ इज मोरल डेवलपमेंट. अब आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे. आइए जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में. इसको हम फिजिकल एज वेल एज साइकोमोटर चेंजेस भी कह सकते हैं. तो इसमें हमारे दो स्टेजेस होती हैं. एक होती है अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, जो कि 10 से 13 साल तक के बच्चे होते हैं, और दूसरी स्टेज होती है सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, जिनकी एज 13 से 17 साल तक की होती है. आइए पहले बात करते हैं अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के बारे में. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो 5 से लेकर 8 या 9 साल तक के बच्चे होते हैं
मतलब अपर प्राइमरी से पहले के स्टेज में उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी स्लो होती है, जबकि जो अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी फिजिकल डेवलपमेंट सही रेट पर होती है। जो गर्ल्स होती हैं यूजुअली इस वाली एज में थोड़ी सी छोटी होती हैं और हल्की होती हैं बॉयज के कंपैरेटिवली, जब वो 9 साल की होती है। अपर प्राइमरी स्टेज में मतलब कि 10 से 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं यूजुअली अपने यंगर वन से, जो उनसे छोटे वाले बच्चे थे, उनसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि अब उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है। आइए अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, मतलब कि 13 से 17 साल तक के बच्चों के बारे में। इस एज में क्या होता है कि उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी अपीयर होने लगती है। उनको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर उनको पता लगता है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शंस टू पबर्टी। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे की सेक्सुअल अपीयरेंस आनी शुरू होती है तब उसके अंदर एक सेल्फ इमेज की भावना आ जाती है, मतलब कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, हम कैसे लग रहे हैं। सो उस टाइप की फीलिंग आना शुरू हो जाती है और उस एज में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडल्ट्स की तरह बिहेव करें, कि ऐसे बैठना है, वैसे मत बैठो, वहाँ नहीं जाना, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। तो मतलब ये सारे चेंजेस या फिर ये सारे जो बिहेवियर हैं उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं जो एडल्ट होते हैं। इन द लास्ट पॉइंट इन दिस स्टेज, 13 से 17 साल वाले बच्चों की स्टेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और वो बहुत ही कंफर्टेबली दूसरों के साथ डील करते हैं और वो अपने ग्रुप में पॉपुलर भी होते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, जो कि लेट मैच्योर होते हैं। मतलब कि जो लेट मैच्योर होते हैं वो इतने ज़्यादा इजीली दूसरों के साथ डील नहीं कर पाते। आइए बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। जितने भी इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ में एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक इंसान को अपनी लाइफ में एडजस्ट होने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आइए बात करते हैं डिफरेंट इमोशंस के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट अगर जिन्हें हम कहें, तो उनमें जनरली एक्साइटमेंट वाला इमोशन होता है और मेजरली उनके 3 इमोशंस होते हैं। एक होता है प्यार का, दूसरा होता है गुस्से का और तीसरा होता है फियर मीन्स के डर का। वैसे उनमें और भी इमोशंस होते हैं लेकिन मेजरली ये 3 होते हैं। बाकी इमोशंस बच्चों में होते हैं जैसे कि हैप्पी, एंगर, इंटरेस्ट, शॉक, सैड, फियर। और जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो बहुत टाइम अपना शीशे के सामने बिताते हैं, मतलब कि उनको सेल्फ इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि हम कैसे लग रहे हैं और हम दूसरों की नज़रों में कैसे दिख रहे हैं, या फिर दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनमें ऐसी वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है। आइए बात करते हैं कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। हिंदी में हम इसे ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है कि हम कैसे चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और कैसे किसी चीज़ पर अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिंपली इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। ये वो एबिलिटी है जिसमें कि हम अपने माइंड में कुछ इमेजेस बनाते हैं अपने थॉट्स के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू या फिर अपनी मेमोरी और लैंग्वेज के थ्रू। और ये सारी इमेजेस कैसे बनती हैं? हमारी सराउंडिंग्स से, मतलब जैसे हमारी दुनिया है हमारे आसपास की, उससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं या फिर क्या इंटरनलाइज कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में उस प्रोसेस में कुछ इमेजेस बनती हैं जिनको हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं और उसी तरीके से फिर हम डील करते हैं। ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें देखिए कि पहले हम इनपुट मीन्स कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस पर अटेंशन मीन्स फोकस करते हैं। उसके बाद कितनी स्पीड से हम प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब कितनी स्पीड से हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें वर्क करती है। और जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारे और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिक और रीजनिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैथ्स प्रोसेसिंग। और ये जो चारों टर्म्स हैं ये एक्चुअली हमारी हायर थिंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद ही हम कोई आउटपुट देते हैं। आइए जानते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। एक रियल कम्युनिकेशन वही कहलाती है जिसमें कि हम दूसरों से बात कर सकें और दूसरों की बातों को समझ सकें। इसमें हमारे 4 मेजर टास्क होते हैं, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज़ को समझना, प्रोनाउंसिंग लेजिबली मीन्स कि किसी चीज़ को ढंग से बोलना सो दैट कि सामने वाले पर्सन को वो बात समझ आ जाए, और हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, और हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम ब्ला 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 कुछ भी बोल दें, कुछ ढंग से बोलेंगे तभी सामने वाले को समझ आएगा, मीनिंगफुल सेंटेंसेस होंगे तभी सामने वाले को समझ आएगा।
अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो 3 महीने का बच्चा होता है वो ऐसी साउंड्स निकालता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो ऐसी साउंड निकालता है। और 12 महीने का बच्चा मतलब कि 1 साल का बच्चा यूजुअली अपना पहला शब्द बोलना सीखता है, जैसे पापा या फिर मम्मी। और 18 महीने का बच्चा कम से कम 5 से लेकर 40 वर्ड्स तक बोल सकता है। और सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं कि उसकी वोकैबुलरी में कितना इंक्रीज होता है 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 और 5 साल की उम्र में। आइए जानते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चे में कितनी समझ है सही और गलत को समझने की, वो हम देखते हैं। जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो यूजुअली एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स से जुड़ी होती है कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे लिए हमारी क्या, हम किसी चीज़ को देखकर मोरली जज करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जो बच्चे होते हैं उनकी मोरल जजमेंट जो होती है वो एक मेच्योरिटी के बाद ही अचीव हो पाती है। मतलब कि दिमागी तौर से जब वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं तभी वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। पियाजे ने अपनी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी थी 1932 में। इनके अकॉर्डिंग हमारी 4 तरीके की मोरल डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट इज एनोमी, जो कि पैदा होने से 5 साल तक की उम्र में होती है, कि इसमें कोई लॉज नहीं होते। मतलब कि छोटे बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत, इजंट इट, लाइक उसको नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उसकी मोरल डेवलपमेंट इस टाइम 0 होती है उसमें, क्योंकि कोई भी लॉज नहीं होते उसके लिए। नेक्स्ट इज हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी अथॉरिटी, ये जो स्टेज होती है ये 5 से 8 साल तक के बच्चों की उम्र में होती है, और इसमें बच्चों की जो मॉरल डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। मतलब कि मम्मी पापा ने अगर कहा कि वो सही है तो वो सही है, अगर मम्मी पापा ने कहा कि वो गलत है तो वो गलत है। नेक्स्ट इज हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, ये होती है 8 से 13 साल तक के बच्चों की उम्र में। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अपने ग्रुप से कन्फर्मिटी चाहिए होती है। मतलब कि उनके फ्रेंड सर्कल या फिर जहाँ पर भी उनकी जिनसे भी फ्रेंडशिप है, अगर उन्होंने बोल दिया वो सही है तो वो सही है उनके लिए, अगर उन्होंने बोला ये गलत है तो वो गलत है। मतलब कि उनको सिर्फ अपने ग्रुप से लेना देना होता है और किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ पियाजे's थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज ऑटोनोमी। ये एडोलेसेंस की एज होती है 13 से 18 साल तक के बच्चों की, जिसमें कि वो अपने बिहेवियर के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि वो अपने कामों के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली कॉसबर्ग ने भी अपनी मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी, जिसमें कि 3 लेवल उसने बताए, और उन तीनों लेवल में भी 2 सब लेवल्स उन्होंने बताए। तो इसमें फर्स्ट लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें कि उन्होंने 2 स्टेजेस बताई। फर्स्ट स्टेज इज ऑफ पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ डर की वजह से कोई काम करता है या फिर उसकी मोरल सेंस डेवलप होती है। नेक्स्ट स्टेज इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि वो अपना फायदा देखते हैं कि मेरा अगर कोई फायदा हो रहा है उसमें तभी वो काम करते हैं। सेकेंड लेवल इज कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें भी 2 स्टेजेस बताई गई हैं। स्टेज 3 में क्या होता है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें वो सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए, दूसरों की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे काम करते हैं। ओके, एंड स्टेज 4 होती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि लॉज ही सब कुछ होते हैं। मतलब कि चाहे कोई रूल एंड रेगुलेशन गलत भी हो पर वो मानते हैं क्योंकि वो एक रूल है। थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें 2 स्टेजेस बताए गए हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन है या फिर जो भी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं उसको बच्चा अपने माइंड से एनालाइज करना शुरू कर देता है कि देखो जैसे सोसाइटी ने कोई रूल बनाया है और अगर वो सारे लोगों के लिए सही है तो वो सही ही होगा, बट उस चीज़ को मानने के लिए सबका भला होना चाहिए। मतलब कि वो सेल्फिश तरीके से नहीं सोचता, जैसे कि स्टेज 2 में या फिर स्टेज 3 में वो अपने लिए ही सोच रहा था कि मुझे कोई फ़ायदा होगा तभी मैं वो काम करूँगा या तभी वो मेरे लिए सही है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन स्टेज 5 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी से अगर किसी का भला हो रहा है तो वो ही मॉरली करेक्ट है। जैसे कि इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कम लोगों में देखे जाती है स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि
लोग अपनी खुद के मोरालिटी डेवलप कर लेते हैं, मतलब कि खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं और वो अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाते। तो ये स्टेज बहुत ही कम लोगों में होती है, क्योंकि खुद से किसी चीज़ पर अपने माइंड पर कंट्रोल करना कि हाँ ये चीज़ गलत है तो हम नहीं करेंगे, चाहे हम अकेले भी हो, चाहे कोई नहीं भी देख रहा हो, तब भी हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये उस टाइप की स्टेज होती है जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, कि वो अपने रूल्स बना लेते हैं और उनको कभी नहीं तोड़ते। आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 1 होती है अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। इसमें जो रेंज होती है बच्चों की, मतलब कि कौन से बच्चे इसमें आते हैं, प्री स्कूल वाले, एलिमेंट्री या फिर कुछ जूनियर हाई या फिर कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स इसके रेंज में आते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ अगर कोई मुझे ना पकड़े तो, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ डर है, सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए उनकी मोरालिटी सेंस चलती है, अदरवाइज नहीं। स्टेज 2 होती है एक्सचेंज ऑफ फेवर, मतलब कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, दैट काइंड ऑफ सेंस। मतलब कि मैं तुम्हें अपनी कॉपी में से चीटिंग करने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना होमवर्क दिखाना होगा। कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 3 और स्टेज 4 आते हैं। स्टेज 3 में है गुड चाइल्ड इमेज, जिसमें कि कुछ ही ओल्डर एलिमेंट्री बच्चे आते हैं या फिर कुछ जूनियर हाई या फिर बहुत सारे हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स। स्टेज 3 में क्या होता है, बच्चा अपना इंटरेस्ट ढूंढता है, अगर मुझे कोई फायदा हो रहा है तो ही मैं वो काम करूंगा, अदरवाइज नहीं। स्टेज 4 होती है लॉ एंड ऑर्डर की। स्टेज 4 टिपिकली जो होती है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स में देखी जाती है। इस स्टेज में क्या होता है कि आप किसी काम को नहीं करते अगर कोई टीचर आपको बोल देती है कि वो काम नहीं करना, ओके। एंड द लास्ट लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 5 और स्टेज 6 आती है। स्टेज 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉलेज से पहले ये स्टेज बहुत ही कम देखने को मिलती है। स्टेज 5 में क्या होता है, बच्चा अपने आप रूल्स को समझने लग जाता है, अपने नज़रिए से देखने लग जाता है कि अगर उसमें क्या होता है कि रूल गलत भी हो सकता है, जो पहले पुराने रूल्स चलते आ रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सती प्रथा थी, काफ़ी टाइम से वो रूल था कि जो विडो होती है उनको उनके हस्बैंड के चिता के साथ जला देना चाहिए। लेकिन स्टेज 5 वही वाली होती है कि जिसमें वो अपने आप चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, एनालाइज करना वो शुरू कर देता है कि नहीं, रूल गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोगों का इससे भला हो रहा है तो वो उस रूल को मानते हैं, अदरवाइज नहीं। और एज वी ऑल नो कि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज हमारे जो रूल्स हैं या फिर हमारी जो प्रथा चलती आ रही हैं वो चेंज भी हो सकती हैं और होती भी हैं, ओके। स्टेज 6 होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये स्टेज 6 जो होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि इंसान जो वो अपने खुद के रूल्स, खुद के कुछ असूल बना लेते हैं और उनको वो कभी नहीं तोड़ता। आइए जानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। हेरिडिटी होती है वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण। हेरिडिटी मीन्स जो हमें अपने पूर्वजों से या फिर अपने माँ बाप से डीएनए के थ्रू हमको मिली है या फिर हमारे डेवलपमेंट पे जिसका असर पड़ता है, जैसे कि बॉडी वेट, स्केलेटन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा प्रोपोर्शन ऑफ फैट, मसल टिश्यू, हमारे लिम्स की लेंथ, ये सब हमें अपने माता पिता से मिलता है। हमारी जो अपीयरेंस होती है, मतलब कि हम कैसा दिखते हैं, वो भी, हमारी शक्ल भी अपने माँ बाप पे ही जाती है। हमारी स्किन का कलर, हमारे बालों का टेक्सचर, जैसे कईयों के रफ बाल होते हैं या कईयों के घुंघराले बाल होते हैं, कईयों के बड़े सिल्की सी बाल होते हैं, वो सब हमारे पेरेंट्स पे ही जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के बाल होंगे वैसे ही हमारे भी होंगे। हमारा खुद का स्किन का रंग, हमारी आँखों की शेप, हमारा स्किन कलर, हमारा आँखों का कलर, वो सब माँ बाप से ही हमें मिलता है। हमारी नाक, कान, सर की शेप, और यहाँ तक कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे दिल का साइज़ या फिर हमारे लंग्स का प्रोपोर्शन या फिर हमारी बॉडी के कंपैरेटिवली, और जो हमारा बिहेवियर भी समटाइम्स हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है। एक और जो हमारा एंडोक्रिन सिस्टम होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या फिर हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं हार्मोन्स, जो हमारे टिश्यू फंक्शंस करते हैं, जो सेक्सुअल फंक्शन होते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन या फिर स्लीप या फिर मूड, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। दूसरा होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो होता है बच्चे के आसपास की जो दुनिया होती है उसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो डाइटरी हैबिट्स हैं, मतलब कि खाने पीने की आदतें, या फिर बच्चे की जो माँ होती है उसकी हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। और कुछ
कल्चरल पैटर्न्स भी होते हैं जो बहुत असर करते हैं, इन द सेंस कि कई कल्चर्स में कुछ रिचुअल फॉलोज करते हैं, जैसे कि कुछ फर्स्ट मंथ में बच्चे की बॉडी को एक टफ शेप देने के लिए उसकी बॉडी को मसाज किया जाता है नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। और जबकि अगर हम सदर्न स्टेट की बात करें तो उसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसकी नोज को शेप देने के लिए उसको प्रेस किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज कि जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाइक केयर और अफेक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। अगर बच्चा सिक्योर फील करता है तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। और लास्ट पॉइंट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि बच्चे के टीचर कैसा है, बच्चे के पेरेंट्स कैसे हैं, उसकी एज के बच्चे हैं जो उसके साथ खेलते हैं वो कैसे हैं, उसका सोशल वर्ल्ड जो है बहुत ही फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों का उस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। जैसे ही उसका आसपास का माहौल होगा उसी तरीके से वो बच्चा उभरता है या फिर उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। आइए जानते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर 5 एजेंट्स यहाँ पर बताए। तो सोशलाइज वो होता है सबसे पहले, जो उसका समाज होता है वो उसकी माँ और उसकी फैमिली ही होती है। सेकंड इज स्कूल। तो स्कूल में वो दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज होना शुरू होता है, टीचर के साथ। तो यहाँ पर बच्चा सोशलाइज होना शुरू होता है और दूसरों के साथ मिलना जुलना सीखता है। थर्ड इज पीस। पीस मीन्स के उसके एज के बच्चे, तो ये कहीं भी हो सकते हैं, स्कूल में, घर में, रिश्तेदार में। तो यहाँ पर भी बच्चा सोशलाइज होना सीखता है, अपने आप को दूसरों से जोड़ना सीखता है। नेक्स्ट इज मास मीडिया। मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की सोशलाइजेशन पे। जैसा हमारा मास मीडिया होगा, जैसा बच्चे टीवी में देखेंगे या फिर और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक और यू कैन से ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो जैसा वो देखता है इन सब मास मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में चीज़ों को, वैसा ही उसकी माइंड डेवलप होता है, वैसा ही उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। एंड द लास्ट वन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जो बच्चा ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो ईजिली सोशलाइज कर पाता है दूसरों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। बाय बाय।